स्वच्छता की रक्षा के काम में आप जानते हैं कि हम पिछले 15 सालों से बराबर सिखा रहे हैं। लेकिन इस बार आने का खास कारण ये था कि ब्रह्मगिरी में डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ब्रह्मगिरी हमारे भारत का तीर्थाटन है, लेकिन उस तीर्थाटन को पर्यटन में बदल रहे थे कुछ लोग। लालच होता है ना, पर्यटन जो होता है वो लालच होता है, और तीर्थाटन जो होता है वो समर्पण होता है। तो अभी तक ब्रह्मगिरी समर्पण की, तीर्थ की प्रतीक थी। अभी कुछ लोगों का लालच बढ़ गया है। उस अपने लालच की पूर्ति के लिए उस तीर्थाटन को पर्यटन में बदलने का जो प्रयास था, उसको हमने थोड़ा कल सुबह दिन निकलने से पहले जाके देखा, समझा कि क्या हो रहा है। वो सचमुच विनाश है, वो पर्यटन भी नहीं है। भाई यदि आपकी ब्रह्मगिरी की हरियाली चली जाएगी तो पर्यटन किससे बढ़ेगा? और उसमें जिस तरह से उसका फुटहिल काटा जा रहा है, वैसे ही पानी की, बारिश के पानी के साथ साथ उसकी मिट्टी और कंकड़ और पत्थर बह कर कट के वो बर्बाद हो जाएगा। ना वहाँ पर पर्यटन होगा और ना तीर्थाटन होगा, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने कल आपके कलेक्टर के साथ लंबी बात की, अकेले में पहले थोड़ा उनको उसकी साइंस और सब पर बातचीत हुई। फॉर्चुनेटली यहाँ का कलेक्टर थोड़ा ओपन हार्ट, ओपन माइंड है। उसने इस बात को समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और समझकर बहुत अच्छी बात ये हुई कि मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया। फिर मैंने पब्लिकली उनकी मीटिंग कराई कलेक्टर साहब की कि भाई जो आपने मेरे साथ बात की है वो पब्लिक को बता दो कि हमने क्या बात की है। कलेक्टर ने इन सब को, जो ये गोदावरी के बेटे हैं, ये डॉक्टर प्रकाश राव हैं, तेलंगाना से आए हैं, वहाँ के वाटर बोर्ड के वाटर मिनिस्टर हैं। ये आंध्रा से आए हैं, सत्या हैं, और ये तो हम सब तो गोदावरी के अपने हैं। तो इन सब की उपस्थिति में कलेक्टर साहब ने अनाउंस किया कि आज जो बातचीत हुई है उसमें हम ब्रह्मगिरी को भारत का विरासत, हेरिटेज, उसको प्राकृतिक और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तौर पर घोषित करेंगे, और इसको एक इको सेंसिटिव जोन के टाइटल में लेके आएंगे। उसकी सीमांकन करना और उसका जो पर्यावरणीय प्रवाह है उसको ठीक से समझ के ठीक रखने के लिए काम करेंगे। इस प्रॉमिस को उन्होंने कल हमारे साथ हमारी मीटिंग में पब्लिकली अनाउंस किया, और बहुत अच्छे से फिर उन्होंने कल शाम को, आप यदि वो कागज देखेंगे, उन्होंने बाकायदा उसको जारी कर दिया है। लेकिन आपने उसको कुछ टाइम बॉन्ड दिया है क्या? क्योंकि 1 महीने पहले भी उन्होंने यही बोला था, एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है। हाँ, उसका काम आगे कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि वो इस सारे काम को इस अगस्त के महीने में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि देखो एक तो सर्वे करना पड़ेगा, और उस नोटिफिकेशन को यदि आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ब्रह्मगिरी की हरियाली, और दूसरी है गोदावरी की पवित्रता बचाने का काम। तो सबसे पहले डिफाइंड करना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ हरियाली। ब्रह्मगिरी की हरियाली का मतलब है केवल पेड़ जंगल नहीं होता है। ब्रह्मगिरी की हरियाली बनेगी वहां की मिट्टी से, वहां की कंकड़ से, वहां के पत्थरों से, वहां की चट्टानों से। यदि वहां की मिट्टी बह जाएगी, यदि वहां की कंकड़ बह जाएंगी, तो हरियाली आएगी किस पर? हरियाली का मतलब होता है कि जिस स्थान की मिट्टी, वहां की कंकड़ पत्थर, वो संरक्षित हो, सुरक्षित हो, उसमें इरोजन ना हो, उसके इरोजन को रोकना, और इरोजन को रोककर उसके ऊपर घास, उसके ऊपर झाड़ियां, उसके ऊपर पेड़ों का जंगल, ये सब हरियाली की डेफिनेशन होती है। तो यदि आप वहां की हरियाली बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां की मिट्टी बचानी होगी, फिर वहां का पानी बचाना होगा। वो जो पहाड़ियों पे से स्ट्रीम आती हैं, वो स्ट्रीम काटती हुई यदि ऐसे ही चली जाएंगी तो इरोजन बढ़ेगा, तो उसको ठीक करना, उसको नेचुरली बना के रखना, बचा के रखना। तो ये वहाँ की ब्रह्मगिरी की हरियाली की परिभाषा है। ये परिभाषा यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के हमारे राजेश जैसे नदी के बेटों को समझने की ज़रूरत है कि यदि ये ब्रह्मगिरी की हरियाली बचाने की बात कर रहे हैं अपने नोटिफिकेशन में, तो हरियाली की डेफिनेशन क्या है। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता क्या होती है? पवित्रता होती है कि जहाँ नदी का उद्गम होता है
वो अपनी अविरलता से, निर्मलता से, आजादी से नेचुरल फ्लो में फ्लो करती रहे और उसमें किसी भी तरह की गंदगी ना जाए और उसमें किसी भी तरह के प्रवाह में एब्स्ट्रक्शन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, उसमें अवरोध ना हो। तो पवित्रता दो शब्दों से मिलकर बनी है, अविरलता एंड निर्मलता। अविरलता का मतलब होता है क्लीन कॉन्टिन्यूअस फ्लो, निर्मलता का मतलब होता है कि उसमें किसी भी तरह की गंदगी ना जाए। तो ये दोनों शब्दों से मिलकर बनती है पवित्रता। पवित्रता साइंटिफिक वर्ड है। एक कोंकण में हाल ही में जो बाढ़ स्थिति उत्पन्न हुई थी, कोंकण में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मुझे उस सारे मामले में यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि नदियों पर दीवारें बनाई जाए। तो क्या आपको ये संयुक्तिक लग रहा है, ये सॉल्यूशन हो सकता है? ये कदाचित भी समाधान नहीं हो सकता। मैंने दुनिया की नदियां देखी हैं। पिछले 6 साल में दुनिया की जो बड़ी नदियां हैं, 100 से ज्यादा नदियों मैंने देखी हैं, जिनमें से 30 नदियों पर तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। 30 नदियों की हिस्ट्री, भौगोलिक सब कुछ पिछली यात्राओं में। जहां जहां भी नदियों को बांधने का प्रयास किया गया, वहां वहां बाढ़ का प्रकोप बढ़ा और फिर सरकारों को वो सब जो भी कुछ बनाया था वो तोड़ना पड़ा। तो एक तरफ दीवार बनाने, बांध बनाने पर खर्च किया और फिर दूसरी तरफ तोड़ने में खर्च किया। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना होता है। इसलिए नदियों को अपनी आजादी चाहिए। नदियों के फ्लो अपनी आजादी के साथ बने रहेंगे तो बाढ़ से बचेंगे। मैं जानता हूं, मेरे दोस्त किशोर धारिया का घर डूब गया पूरा। वो मेरे पास वो गुरु पूर्णिमा के दिन मिलने गया था, शाम को समाचार मिला कि बाढ़ में घर डूब गया, तो वापस बेचारा भाग गया। तो मुझे मालूम है कि वहां सब क्या हो रहा है, लेकिन ये सारा विनाश, इसको मैं कहता हूं ये हमारे विकास का विनाश है। और ये जो आइडिया जिसने दिया है वो विकास के, लालची विकास के भूखे हैं। जिनके मन में लालची विकास की भूख होती है वो ऐसे प्रस्ताव रखते हैं। जिनके मन में एक ऐसे विकास की चाह होती है जो सदैव बना रहे, जिसमें अक्षय हो, जिसमें विनाश ना होता, बिगाड़ ना होता, विकृति ना होती हो। उसका एक हिंदी शब्द है, वो धार्मिक शब्द नहीं है, हिंदी शब्द है, सनातन विकास। सनातन का मतलब समझते हो? सदैव नित्य नूतन निर्माण करना। निर्माण करना वो सीमेंट पत्थर का नहीं, निर्माण करना हरियाली का, निर्माण करना घास का, निर्माण करना झाड़ियों का, पेड़ पौधों का। तो जो ऐसा निर्माण होता है उसमें विनाश नहीं होता। जो सीमेंट कंक्रीट का निर्माण होता है वो विनाशकारक होता है। जैसे लैंडस्लाइड इधर हो रहा है ब्रह्मगिरी में, वैसे ही कोकण में देखा, राजगढ़ में देखा और बहुत जगह होता है। आपको क्या वजह लगती है? देखिए, आप यदि देखें इस बार सबसे ज्यादा 4 तरह के तूफान आए हैं भारत में। एक आया वर्षा का तूफान, इसने लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट ये सब करके बर्बादी की। दूसरा आया सुखाड़ का तूफान, जिसने सूखे में बर्बादी की। तीसरा आया कोविड का तूफान। कोविड भी एक तूफान है और वो नेचुरल तूफान है, वो भी निर्जीव वायरस है। जब हमारे शरीर से बाहर होता है तो नो लाइफ इन दी वायरस, निर्जीव होता है। जब वो हमारे शरीर में जाता है तब हमारे शरीर में फेफड़े पर पहुंचने के साथ जीवन में तूफान आ जाता है। फिर उसको वेंटिलेटर के बिना कोई बचा नहीं सकता, फिर वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और चौथा जो तूफान है वो तूफान है कि हमारे यहाँ समुद्र में पहली बार इतना उफान आया कि समुद्र के किनारे बिल्कुल लोग मर गए। तो 4 तूफान इस बार आए हैं। ये जो चारों तूफान एक साथ आए हैं, ऐसे 4 तूफान पहले नहीं आते थे। तो ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का आउटपुट है, जलवायु परिवर्तन का विनाशक आक्रमण है। इस आक्रमण से यदि हमें बचना है तो फिर नदियों की पवित्रता, पहाड़ों की हरियाली, इससे शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हम नासिक में हैं, नासिक में हमने बहुत खास निर्णय लिया है इन चारों तूफानों को देखते हुए। हमारे भारत के 2 तंत्र हैं, एक को कहते हैं पेनिसुलर तंत्र
वो साउथ इंडिया का तंत्र है और दूसरे को कहते हैं हिमालय तंत्र। तो हमने आज साउथ इंडिया का पेनिसुलर रिवर्स तंत्र का एक संगठन बनाया, जिसमें भारत के दक्षिण भाग के अध्यक्ष होंगे हमारे प्रकाश राव जी और समन्वयक होंगे विनोद बोदनकर जी और उसमें 10 राज्य हैं, 11 राज्य हैं। उन 11 राज्यों में से कुछ लोग होंगे जो इन नदियों पर इस वक्त भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बहुत झगड़े हो गए हैं। तुम्हें याद होगा, मुझे मालूम नहीं याद है कि नहीं, पिछली बार जब मैं आया था तो मैं एक नया नदियों का कानून जो भारत सरकार प्रपोज कर रही थी लेके आया था और मैंने कहा था कि यदि ये कानून बन गया तो सारे राज्य देश के आपस में लड़ेंगे नदियों के लिए। अभी वो लागू हो गया, ये दोनों लड़ रहे हैं, तेलंगाना और आंध्रा दोनों के बीच में इतनी भयानक लड़ाई हो गई है जो आज तक नहीं थी नदियों को लेकर। तो ये पहला नमूना ये दोनों थे, तो दोनों ने रखा। तो मैंने कहा भाई इस पर तो हम लोगों की पब्लिक की इंटरवेंशन। संगठन का काम क्या रहेगा? इस संगठन का काम रहेगा, 3 काम है इसके। एक तो ये है कि जो भारत में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे कल एक गोदावरी का एक नेशनल एंथम हुआ, ऐसे 111 नदियों के नेशनल एंथम हमें इस अगले साल में बना के लोगों के स्कूलों में वो गीत, जैसे प्रार्थना होती है ना, तो नदियों की प्रार्थना शुरू हो, तो उसको हमने वाटर लिटरेसी, रिवर लिटरेसी के अंदर रखा है कि ये हमारी रिवर लिटरेसी की मूवमेंट होगी। एक काम तो वो होगा। दूसरा काम ये होगा कि जो राज्य सरकारें जिनके अपने राइट हैं, अब ये तो वहाँ के राज्य मंत्री हैं अपने तेलंगाना के पानी के, तो जो वहाँ की राज्य सरकारों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उन कॉन्फ्लिक्ट को समझकर उनके बीच में एक ब्रिज बनाना, जिससे उनके रिजोल्यूशन हो सके, जिससे उनके समझौतों को आगे बढ़ाया जा सके। और भारत सरकार का जो इंटरवेंशन है, एकदम से सारी प्रोजेक्ट को वापस ले लेना, इनका दर्द सुन लेना अभी, सारे प्रोजेक्ट वापस ले लेना और इनके सारे काम ठप कर देना, उसके बारे में ये कुछ बीच का रास्ता निकालेगा। ये एक तरह से जो पब्लिक पर्सपेक्टिव है और गवर्नमेंट का जॉइंट पर्सपेक्टिव है ना, जिसको कहते हैं राज और समाज की समझ, उन दोनों को जोड़कर एक दृष्टि देने का काम करेगा। और तीसरा काम इनका ये होगा कि नदियों के पुनर्जीवन के लिए राज और समाज को तैयार करके उस काम में लगाना, यही काम करेंगे। सब ये थोड़ा सा अंग्रेजी में क्रिस्प में बोलिए, ये बंद कर दो।